सपनों से भी सुंदर एक ऐसा शहर जो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ सिप्रस के वैरोशा की, जो आज एक घोस्ट टाउन कहा जाता है और जिसकी खूबसूरत इमारतें अपने अंदर कई कहानियां छिपाए हुए हैं। कुछ कहानियां अंग्रेजों के लालच की है, कुछ टर्की और ग्रीस की क्रूरता बयां करती है और कुछ सिप्रस के लोगों की लाचारी की दास्तां सुनाती है। 14 अगस्त 1974 की सुबह यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसने यहाँ के सारे लोगों को वैरोशा छोड़ने पर मजबूर कर दिया और फिर ये लोग कभी वापस ही नहीं लौटे। दोस्तों, हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 12,000 साल पहले, जब आज के ग्रीस, टर्की और इजराइल जैसे देशों के बीच मौजूद इस छोटे से आइलैंड पर नियोलिथिक ह्यूमंस खाने की तलाश में आते हैं। हजारों साल तक यहाँ ह्यूमंस की प्रेजेंस रहती है, लेकिन यहाँ कोई सिविलाइजेशन के सबूत नहीं मिलते। फिर करीब 1400 बीसी के दौरान ग्रीक लोग यहाँ आना शुरू करते हैं और यहाँ सिविलाइजेशन बसाकर अपना रूल स्टार्ट करते हैं। अब एंशिएंट ग्रीस में सिप्रस का कितना इंपॉर्टेंस था ये आप इसी बात से समझ सकते हो कि ग्रीक माइथोलॉजी में मेंशन्ड कई हीरोज जैसे कि किंग सिनाइरस, गॉडेस एफ्रोडाइट, एडोनिस और ट्यूसेर का जन्म यहीं पर हुआ था। 333 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी सिप्रस पर कब्जा किया था। फिर मिडिल एजेस में ये रोम के बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर आ जाती है और अगले 900 सालों तक बाइजेंटाइन एम्पायर का ही हिस्सा रहता है। हालांकि इस दौरान भी सिप्रस में ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हुआ करता था और सिप्रस की कम्युनिटी में ज्यादातर ग्रीक ओरिजिन के लोग ही मौजूद थे। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर, चाहे ग्रीक हो या रोमन, ये दोनों ही क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते हैं। लेकिन फिर साल 1570 में ऑटोमन एम्पायर, जो मेनली मुस्लिम्स थे, वो 60,000 सैनिकों के साथ सिप्रस पर हमला कर देते हैं और यहाँ जबरदस्त कत्लेआम करते हुए अपना रूल स्टैब्लिश करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद सिप्रस की कम्युनिटी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। पहले थे ग्रीक, जो पहले से यहाँ पर रहते थे, और दूसरे थे टर्किश, जिन्होंने अभी अभी आकर यहाँ पर डोमिनेंस स्टैब्लिश किया था। हालांकि 19th सेंचुरी के दौरान ऑटोमन एम्पायर खुद भी रशियन अटैक से बहुत ज्यादा परेशान थे। 1877 और 1878 में हुए रूसो टर्किश वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर की हार होती है, तब उन्हें ये डर था कि रशिया एक एक करके उनके टेरिटरीज को कैप्चर कर लेगा और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड मिडिल ईस्ट पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेगा। कुछ ऐसा ही डर ब्रिटेन को भी था, क्योंकि दुनिया के इस एरिया पर रशियन कंट्रोल का मतलब था कि ब्रिटिश हुकूमत वाले इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। ऐसे में ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटेन 4 जून 1878 को एक सीक्रेट एग्रीमेंट करते हैं, जिसे सिप्रस कन्वेंशन नाम दिया जाता है। इस एग्रीमेंट के अनुसार ऑटोमन एम्पायर सिप्रस का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सौंप देती है और बदले में ब्रिटेन उन्हें रशिया के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रॉमिस करती है। हालांकि इस एग्रीमेंट के अनुसार सिप्रस ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट रहने वाला था। ब्रिटेन इस आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है और यहाँ की सोसाइटी को भी रिफॉर्म करने का काम करती है। सिप्रस की सोसाइटी में टर्किश ओरिजिन के लोगों का जो डोमिनेंस हो चुका था ना, वो अब काफी कम हो चुका था। ऐसे में सिप्रस की ग्रीक कम्युनिटी चाहती थी कि ब्रिटिशर्स उन्हें ग्रीस के साथ यूनाइटेड कर दे, लेकिन ब्रिटिशर्स एट द मोमेंट तो ऐसा कोई डिस्कशन शुरू नहीं करना चाहती थी। पर फिर आता है साल 1914, जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का संयोग ऐसा बैठता है कि ब्रिटेन जिस रशिया से ऑटोमन एम्पायर को बचाने की बात कर रहा था ना, वही ब्रिटेन और रशिया एक साथ अलाइड पावर्स की ओर से लड़ते हैं, जबकि ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी की साइड से लड़ता है। ऐसे में ब्रिटेन ऑटोमन एम्पायर से सिप्रस को पूरी तरह छीन लेता है। अब साल 1915 में ब्रिटेन ग्रीस को ऑफर देता है कि अगर वो वॉर में ब्रिटेन का साथ देते हैं तो वो उन्हें सिप्रस का कंट्रोल दे देंगे। हालांकि ग्रीस उस समय वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, जिसके कारण उन्हें यह ऑफर रिजेक्ट करना पड़ता है और सिप्रस में रहने वाली ग्रीक कम्युनिटी का सपना टूट जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट जाता है और साल 1923 में एक नया टर्किश रिपब्लिक बनता है। इसी साल एक ट्रीटी ऑफ लॉसेन साइन की जाती है, जिसके तहत टर्की सिप्रस से अपने सारे क्लेम हटा लेती है और साल 1925 में सिप्रस को ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब टर्की ने तो सिप्रस से हाथ पीछे कर लिए थे, पर सिप्रस में रहने वाली टर्किश कम्युनिटी इस फैसले से खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रीक कम्युनिटी की भी कांस्टेंट डिमांड यही थी कि सिप्रस को ग्रीस के साथ यूनाइटेड कर दिया जाए। इससे सिप्रस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जाती है
और अल्टीमेटली साल 1960 में ब्रिटेन सिप्रस को इंडिपेंडेंस दे देती है। लेकिन ब्रिटेन सिप्रस की दो टेरिटरीज एक्रोतिरी और डेकेलिया को अपने कंट्रोल में रखता है, जहां आज भी इनके सोवेरियन मिलिट्री बेसेस मौजूद है। हालांकि ब्रिटेन का ये जो इंडिपेंडेंस वाला डिसीजन था ना, ये ग्रीक और टर्किश दोनों ही कम्युनिटीज की मांग के विपरीत था। इस दौरान सिप्रस के अंदर 77% ग्रीक और 18% टर्किश थे और वो दोनों ही सिप्रस को अपनी ओरिजिनल कंट्री के साथ यूनाइटेड होते देखना चाहते थे। अब क्योंकि सिप्रस में मेजॉरिटी ग्रीक कम्युनिटी की थी, यहाँ के प्रेसिडेंट भी इसी कम्युनिटी के माकारियस थर्ड बनते हैं। माकारियस भी यही चाहते थे कि सिप्रस को ग्रीस के साथ मिला दिया जाए। हालांकि इसके विरोध में टर्किश कम्युनिटी के द्वारा लगातार बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, जिन्हें टर्की का भी खुला समर्थन था। तो साल 1974 तक ग्रीस की सरकार मैकारियस थर्ड पर डिपेंडेंट थी कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे सिप्रस और ग्रीस के यूनियन की बात आगे बढ़ पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसके बाद 15 जुलाई 1974 को ग्रीस के इनविजिबल डिक्टेटर कहे जाने वाले दिमित्रियोस लोआनाइड्स सिप्रस में मिलिट्री कूप करते हैं और मैकारियस थर्ड को प्रेसिडेंट के पद से हटा देते हैं। सिप्रस में ग्रीक कम्युनिटी का बढ़ता डोमिनेंस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखकर टर्की 40,000 सैनिकों के साथ सिप्रस पर हमला कर देता है। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि सिप्रस की नॉर्दर्न साइड के 36% हिस्से पर टर्की कब्जा कर लेती है और वहां से 1,80,000 ग्रीक लोगों को भगा दिया जाता है। अब इससे पहले कि ग्रीस इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले पाता, इंटरनेशनल प्रेशर के चलते युद्ध को वहीं पर रोक दिया जाता है और टर्की की हड़पी हुई टेरिटरी को पीसफुल टॉक से वापस लेने की बात कही जाती है। हालांकि न्यूमरस डिस्कशन के बाद भी ये दिन आज तक नहीं आ सका है। अब सिप्रस के जिस हिस्से पर टर्की ने कब्जा किया था उसे टर्की में टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न सिप्रस कहा जाता है, पर टर्की के अलावा कोई भी देश इसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब अगर हम आज के सिप्रस पर नजर डालें तो इसका मैप कुछ ऐसा है। ऑरेंज कलर का ये नॉर्दर्न एरिया टर्की के द्वारा इलीगली कैप्चर किया गया रीजन है, जिस पर आज भी डिस्प्यूट चल रहा है। येलो वाला एरिया आज का सिप्रस है, जहां मेजॉरिटी ग्रीक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वायलेट एरियाज में दो टेरिटरीज है जिन्हें ब्रिटेन ने सिप्रस को इंडिपेंडेंस देते समय ही अपने पास रख लिया था। और ये लंबी ग्रीन लाइन जो पूरे आइलैंड को दो हिस्सों में बांट रही है, वो है यूनाइटेड नेशन बफर जोन, जिसे साल 1974 में दोनों पार्टीज के बीच युद्ध को रोकने के लिए क्रिएट किया गया था। लेकिन ये आज भी एग्जिस्ट करता है और यहाँ यूएन के सिक्योरिटी फोर्सेस पेट्रोलिंग भी करती है। सिप्रस के इतिहास में हुए इसी टर्किश इन्वेजन के दौरान 14 अगस्त 1974 को वारोशा पर भी हमला किया गया। हालांकि वारोशा में एक्चुअली क्या हुआ था और क्यों यहाँ के लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा, ये जानने से पहले हमें साल 1974 के पहले वाले वारोशा के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, साल 1974 के पहले तक वारोशा, जो सिप्रस के फेमेगुस्ता सिटी का हिस्सा हुआ करता था, वो एक बेहद ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। समुद्र के किनारे बसी ये टाउन अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता था। वारोशा और फेमेगुस्ता सिप्रस के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे और यहाँ बड़े बड़े होटल्स और लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करते थे। उस समय के फेमस सेलिब्रिटीज जैसे एलिजाबेथ टेलर, रिचर्ड बर्टन, राकील वेल्च और ब्रिगाइट बारडोट इसे अपनी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया करते थे। यहाँ कंफर्ट और लग्जरी का हर साधन मौजूद था, जैसे मूवी थिएटर्स और रेस्टोरेंट्स। ट्रैवल एजेंसीज यहाँ आने वाले टूरिस्ट को मैनेज करती थी और यहाँ सोनी और हूवर जैसे वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स के स्टोर्स भी मौजूद थे। टूरिज्म के कारण यहाँ काफी पैसा आता था और लोकल्स बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। लेकिन फिर 14 अगस्त 1974 की सुबह करीब 5 बजे वारोशा पर टर्किश इन्वेजन होता है और करीब 39,000 लोगों को उसी समय अपना घर छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। सोर्सेस बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोग तो सिर्फ कपड़े और जरूरत की छोटी मोटी चीजें लेकर भाग गए थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ दिन या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में खत्म हो जाने वाली है। पर दिन से हफ्ते बीते, हफ्तों से साल बीता और अब इस घटना को 50 साल से भी ज्यादा बीत चुका है, लेकिन वारोशा आज भी वीरान पड़ा हुआ है। अगर आप वारोशा को मैप पर देखोगे ना, तो ये यूनाइटेड नेशंस के बफर जोन से काफी करीब आता है और ब्रिटिश टेरिटरी के भी नजदीक है। यही कारण है कि टर्की ने इसे फुल्ली मिलिटराइज्ड जोन में बदल दिया है और आज के समय में यहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान देखने को नहीं मिलता। 16.19 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले इस टाउन में आज महज 226 लोग रहते हैं, जो टर्किश मिलिट्री के ही हैं। साल 1984 में यूनाइटेड नेशंस एक रेजोल्यूशन लाती है जिसके थ्रू ये कोशिश की जाती है कि वारोशा में उन लोगों को रीसेटल किया जाए जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, पर टर्की इसका विरोध करती है और ऐसा कुछ नहीं होने देती। हालांकि अगर हम रिसेंट ईयर्स को देखें तो वारोशा की कंडीशन में कुछ सुधार होता जरूर नजर
नजर आ रहा है। साल 2017 में वेरोशा के बीचेस को टर्किश लोगों के लिए खोल दिया गया था और 6 अक्टूबर 2020 को नॉर्दर्न सिप्रस जो टर्की के कंट्रोल में आता है उसके प्रेसिडेंट एरसिन टैटर ने यह अनाउंस करते हैं कि यहाँ के बीचेस अब टर्किश लोगों के अलावा नॉर्मल पब्लिक के लिए भी ओपन होंगे। लेकिन भाई टर्किश रूल के बीच नॉर्मल पब्लिक वेरोशा तक पहुंचेगी कैसे? टर्की के करंट प्रेसिडेंट रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने तो वेरोशा की जगहों के नाम भी टर्किश वॉर हीरोज के नाम पर रखने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सिप्रस का ये घोस्ट टाउन फ्यूचर में फिर से आबाद हो पाएगा या नहीं, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, वेरोशा की किस्मत किस करवट बैठने वाली है और क्या यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स को वापस यहाँ बसाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है 2 ऐसे शहरों के बारे में जहां पर सेम ही घटना हुई थी लेकिन उसका मंजर आज बिल्कुल अलग है। इसमें से एक कैटेगरी के शहरों में आते हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, लेकिन आज ये फुल्ली रिकवर हो चुके हैं और लोग आज यहाँ पर बड़ी बड़ी शहरों में रहते हैं। और दूसरी कैटेगरी का शहर है शेरनोबिल, जहां पर सेम न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव फटने का ही इंसिडेंट हुआ था, बट वो जगह आज तक इंसानों के लिए सही नहीं है। वहां कोई नहीं जा सकता, वो इतना खतरनाक जगह है कि वहां जाने के लिए आपको स्पेशल सूट्स पहनने पड़ेंगे और उनको पहनने के बावजूद भी आप काफी लंबे समय तक वहां पर नहीं रह सकते। पर आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों कैटेगरी के शहर इतने अलग है? जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करो और इस वीडियो को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।